हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलिए, आज हमारा है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का लेक्चर नंबर 8। ठीक है, लेक्चर नंबर 7 तक हमने क्या पढ़ा था? लेक्चर नंबर 7 में हमने लास्टली पढ़ा था ग्लैंड्स, जिसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड हमने कंप्लीट कर लिया था। तो उसका मैं थोड़ा सा कुछ ओवरव्यू आपको इंट्रो दे देती हूँ, मतलब बैक वाला कुछ रिवीजन करवा देती हूँ। ठीक है, उसके बाद आज का मेन लेक्चर है ना, जो कि हम आज डाइजेशन ऑफ फूड, अब मेन है हमारा कि फूड का डाइजेशन कैसे होता है वो पढ़ेंगे। उससे पहले एक चार्ट है जो मैं बना दूंगी आपको, हार्मोनल बैलेंस कैसे होती है। वैसे जैसे कि अभी हमने पढ़ा था ना, जी सेल जो होता है गैस्ट्रिन सेल, तो वो हार्मोन रिलीज करती है। तो वही हार्मोन वाला मैं एक चार्ट बना के आपको दे दूंगी, बिकॉज वो एनसीईआरटी में नहीं दिया है। वो ना पुराने वाले एनसीईआरटी में था, मीन्स थोड़ा सा था। और एक आप जो पढ़ोगे ना किसी किसी बुक्स में, तो उसमें आप वो चार्ट दे देता है, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है। तो वो चार्ट मैं आपको बना के दे दूंगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले थोड़ा बैक वाला रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, चलिए, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होती है ये? हाँ, जो हमारा गैस्ट्रिक जूस, मतलब जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करेगी उसको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। गैस्ट्रिक जूस का मतलब क्या हुआ? गैस्ट्रिक मतलब स्टमक, जो स्टमक की जूस रिलीज करती है। स्टमक में जैसे क्या होता है, स्टमक में हमारा क्या होता है, उसमें HCl रिलीज होती है, उसके बाद CIF रिलीज होती है, पेप्सिनोजेन रिलीज होती है, प्रोरेनिन रिलीज होती है। तो वो सब जो ग्लैंड से रिलीज करता है ना, उस ग्लैंड को हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, मैंने एक ऐसे आपको बनाया था। ठीक है, इस क्यूब लाइक इसका मतलब सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है ये। मैं हल्का फुल्का ओवरव्यू दे रही हूँ। मैंने, अगर आप नए हो मेरे चैनल्स पे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और जल्द सारा मतलब आप बैक वाला लेक्चर देखिएगा। तो उस लेक्चर में पूरा डाइजेशन मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ऐसे ही था, यहाँ पे है। उसके बाद 3 इसका एक पोर्शन था कि यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन, फिर यहाँ पे है वो अलग मैंने बनाया हुआ है, उसमें मैं इसका बस ये दे रही हूँ, बिकॉज हमें आगे भी पढ़ना है ना, तो इसको फास्ट करेंगे। रिवीजन में हमेशा फास्ट लेके चलूँगी मैं, बिकॉज रिवीजन में अगर हम ज़्यादा टाइम लगा देंगे तो हमारा लेक्चर नहीं हो पाएगा ना, इसी के लिए। चलिए, ठीक है, ये है, फिर यहाँ पे है। आप कोई भी कलर ले सकते हो, ऐसा मतलब तीनों को मैं अलग अलग डिस्टिंग्विश करने के लिए दिखा रही हूँ कि आपका ये 3 अलग अलग है। सो चलिए, ठीक है, समझ गया। अब नीचे है, देखो। ठीक है, अब देखो पहला वाला जो म्यूकस नेक सेल। ठीक है, चलिए, ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं पेराइटल सेल। पेराइटल सेल का एक और नाम मैंने बोला है ऑक्जेनेटिक सेल। OXINTIC, ऑक्जेनेटिक सेल। ठीक है, और ये है, इसको हम बोलते हैं पेप्टिक सेल। ठीक है, आगे इसको जाइमोजेन भी बोलते हैं हम। क्यों जाइमोजेन बोलते हैं ये भी मैं अभी बता रही हूँ। ठीक है, ये 3 हमारा ग्लैंड है, ये हम यहाँ पे, और इसी में मैंने बताया था कि अभी देख लो, इसी से कर लेते हैं। ये इसका एरो वाला है, इसको मत लीजिएगा। ऐसे ऐसे 3 ऐसे चेंज बनी होती है। ठीक है, ये लाइन एक ही लाइन है, ऐसे बनी होती है। इसी को हमने क्या लिखा था? जी सेल। जो जी सेल मतलब जो हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, यही है जो 3 है, यही आगे, यही हमारी जी सेल है। ठीक है, म्यूकस नेक सेल पैप्टिक में, और इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना। ये लिखो, ये इसको एरो बना के लिख लीजिए। ये हमारी ये जो है रेड पोर्शन, वो पैप्टिक सेल है, ये हमारा जी सेल है। ठीक है, अब देखिए, ये बताया था। अब उसके बाद मैंने बताया था कि कौन सा सेल कौन सा क्या रिलीज करता है। हमारा म्यूकस स्नेक सेल क्या रिलीज करता है? ये हमें म्यूकस रिलीज करता है। जैसे कि है ना,
जो हमारा स्टमक है, स्टमक के पोर्शन में क्या होता है, जब आप खाना नहीं खाते हो पूरे दिन का, मतलब डाइजेशन, मतलब पूरे दिन फास्ट रखते हो, लॉन्ग फास्ट जिसको बोलते हैं, जैसे कि मम्मी आज रखती हैं बड़े लंबे, अगर मान लो कि लंबी फास्ट रखती है, फिर उसके बाद वो खाना ना खाए तो पेट में क्या बोलते हैं उसको, उनको वो बोलती है कि मेरे पेट में ना गैस बन गया, मतलब एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी क्यों हो जाती है? बिकॉज उसके पीछे रीज़न है, हमारे पेट में HCl प्रेजेंट होता है, तो आपको पता ही है ना। HCl कौन सिक्रीट करता है? आप देखिए, ये सिक्रीट करता है म्यूकस, ये सिक्रीट करता है, यहाँ पे लिखिए सिक्रीट, ये म्यूकस सिक्रीट करता है। ये सिक्रीट क्या करता है? HCl प्लस CIF, ठीक है। CIF का मतलब हुआ कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। चलिए, और ये वाली जो सेल सिक्रीट करती है, ये सिक्रीट करती है हमारा पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन। और ये अब बच्चों में जो होता है ना, इन्फेंट में, उसमें एक प्रोरेनिन भी सिक्रीट करती है, प्रोरेनिन। ये वाला जो है इसको अच्छे से याद रखिएगा, प्रोरेनिन है ना, इसको अच्छे से ध्यान रखिए, बिकॉज यहाँ पे आपको ये आगे जाके एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको रेनिन मिलेगी। जेजी सेल है ना, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैरेटस वाली, उसमें आपको रेनिन मिलेगी। तो आप रेनिन से या प्रोरेनिन से कंफ्यूज मत कर जाना। सो इसको मैंने उस बोला है कि स्टार मार्क, आप प्रोरेनिन बोलता है। प्रोरेनिन मीन्स मिल्क प्रोटीन, ये है बच्चों में, इन्फेंट में पाई जाती है। कि बच्चे तो बस दूध ही पीते हैं ना, जो अप टू 2 ईयर्स के होते हैं, मतलब 6 मंथ तक तो बच्चों को बस और बस दूध, माँ का दूध जो बोलता है सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो माँ का दूध ही दिया जाता है। जो मदर्स मिल्क फीडिंग नहीं करा सकती हैं, तो वो किसी और, मतलब क्या बोलते हैं उसको, गाय का दूध या किसी बकरी का दूध भी दिया जाता है उन्हें, क्योंकि बकरी का दूध ना पतला होता है, और फिर न्यूट्रिशंस भी ज़्यादा, बकरी का दूध में न्यूट्रिशंस भी ज़्यादा होता है, और वो पतला होता है ना, इसलिए। लेकिन वो जो होती है ना फर्स्ट वाली जो मिल्क होती है, मदर मिल्क, जैसे पहले के ज़माने में ना क्या होता था, अभी भी गाँव में अगर डिलीवरी होती है ना, तो जो बच्चों को ना मदर की जो पहली दूध होती है वो नहीं पिलाया जाता, वहाँ उसके जगह पे ना बकरी का दूध पिलाया जाता है, जो गलत है। जो मदर की फर्स्ट वाली मिल्क होती है ना, जो पहली बार माँ बनती है, फिर उनके बाद पहली बार जो दूध होता है, माँ को मदर, मतलब मिल्क जो होता है, वो दूध सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए इनफैक्ट मतलब इम्पॉर्टेंट है। वो उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, फर्स्ट मिल्क जो होता है उस मिल्क को कोलेस्ट्रम बोलते हैं। जैसे कि मैं आप रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाऊंगी ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो उसमें मैं बताऊंगी, उसमें आपको बच्चों को मतलब इम्यूनिटी स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है उस मिल्क में। उस मिल्क में एंटी एजेंट होती हैं, और उस मिल्क में इतनी हाई इम्यूनिटी होती है कि वो बच्चों को दिया जाए तो उसको इंटरनल बूस्ट करता है, जैसे कि बूस्ट के लिए है। और वही मिल्क हम बच्चों को नहीं पिलाते हैं, इसीलिए पहले के ज़माने में बहुत सारे डिजीज़ भी हो जाते थे बच्चों को, और उन्हें समझ नहीं आता था कि पहले तो डिलीवरी भी होती थी तो वो गाँव वाले लोग ही कर देते थे, कि जैसे होता है ना कि दाई अम्मा कर देती हैं, जैसे लेडीज़ आपस बाजू बाजू की लेडीज़ ही आके अब वो कर देती थी। हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं था ना, पहले के ज़माने में हॉस्पिटलों में उतने जाते नहीं थे लोग, बोलते थे। एक तो सबसे बड़ी बात ये थी कि जेंट्स से कोई ट्रीटमेंट कराना नहीं चाहता था, वो सोचता था कि जाके जेंट्स कैसे डिलीवरी कर देगा। लेडीज़ उतनी डॉक्टर थी नहीं, और वो भी थी तो हॉस्पिटल उतना पास पास में था नहीं। एक गाँव है, गाँव से इतना दूर हॉस्पिटल बहुत दूर रहता था ना, और उतना आने जाने का भी ट्रांसपोर्ट, तो वो सब प्रॉब्लम्स थी, इसके वजह से भी लोग नहीं आते थे। तो फिर वहाँ की धारणाएँ थी कि पहली वाली जो मिल्क होती है वो नहीं पिलाते हैं, उसके पहले उसको गाय, बकरी का दूध देता है। जो पहले बच्चा जन्म लेता है तो दूध पीता है ना, तो उसको बकरी का दूध पिलाया जाता है, ठीक है, जो गलत बात है। सबसे पहले जो मदर का मिल्क होता है वही पिलाना चाहिए हमें, ठीक है। उसमें IgA ऑटो इम्यूनोलॉजिकल एजेंट होती है ना, IgA इम्यूनोग्लोबिन, तो वो सबसे ज़्यादा एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करती है। वो सबसे ज़्यादा, कि उसका क्या है, वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। जैसे कोरोना में सबका इम्यूनिटी ख़त्म हो गया था ना, बोला कि सब अपना इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, तो उसी में कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वही मैं बोल रही हूँ। तो ये अब 6 महीने तक जब बच्चा है तो बस मदर फीडिंग करेगा, तो कहीं से भी दूध पिएगा, मदर फीडिंग करे या गाय का पिए या बकरी का पिए, किसी का भी दूध पिए, पी तो दूध ही रहा है ना। तो दूध को जो डाइजेस्ट करता है ना, तो उस दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है उस प्रोटीन को बोलते हैं प्रोरेनिन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, जाइमोजेन। जाइमोजेन का मतलब ही होता है प्रोटीन रिलीजिंग, मतलब ये प्रोटीन से रिलेटेड है, कि जितने भी इंजाइम्स होंगे प्रोटीन वाले इंजाइम्स होंगे। प्रोटीन इंजाइम, अब वो देखो, पेप्टिक बॉन्ड किस में पाया जाता है, प्रोटीन में पाया जाता है ना। तो ये जो पेप्टिक सेल है ना, जनरली प्रोटीन के लिए ही, मतलब प्रोटीन ही रिलीज करती है। सो इतना ही मैंने बताया था। और ये जी सेल का लिख लीजिए, जी सेल आगे जाके हमें हॉर्मोन्स रिलीज करती है, ये हॉर्मोन्स रिलीज करेगी, जो मैं अभी आगे आज ही पढ़ाना है उसको, हार्मोन रिलीज करते, रिलीज
हार्मोन्स। ठीक है, चलो ये देख लिया। चलो इसमें कुछ नोट करने का है नहीं, आप न्यू भी हो तो इसको मत नोट करो, बिकॉज इसमें ओवर मतलब हल्का फुल्का बताया मैंने। पीछे वाला लेक्चर पढ़ लीजिएगा तो आपको पीछे वाले में ना मैंने सारा डिटेल लिखवाया है। इसको तो मैंने इसलिए अभी इसको समझाया क्योंकि मुझे पता है ना कि आप पहले वाला लेक्चर देख के बैठे हो तो ये आपको समझ आ रही होगी। और अगर आप पहले नहीं लेक्चर देख के बैठे हो तो कोई बात नहीं, इसका जो रिविज़न है उसको छोड़ दो, आज का लेक्चर पढ़ लीजिए और पीछे का जो लेक्चर है वो आप इसके बाद देख लीजिएगा, तो फिर ये रिवीजन वाली भी आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने क्या किया था, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ठीक है, अब इसका है, और हाँ इसमें जो मैंने बताया ना कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, जो हमारा क्या है, जो क्या कहते हैं, जो हमारा CiHCl और कैस्टल इंट्रिंसिक सेरोपेराइटल से जो रिलीज़ करती है, तो कैस्टल क्या करता है, ये हमारा विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर है जो हमारी विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में मतलब हेल्प करता है। और जिस बॉडी में विटामिन B12 नहीं होती है, कमी हो जाती है, तो वो क्या हो जाता है, उसमें एक डिजीज़ आ जाती है, उस डिजीज़ को बोलते हैं हम पर्नीशियस अनीमिया। अनीमिया के मतलब होता है खून की कमी, और विटामिन B12 से जो कमी हो जाए तो उसको बोलते हैं पर्नीशियस अनीमिया। ये सब मैंने लिखवा रखा है, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा बोल रही हूँ। ठीक है, चलिए उसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन का इंटेस्टाइनल ग्लैंड, यहाँ पे लिख लो इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ठीक है, अब देखिए इंटेस्टाइनल ग्लैंड में हमने पढ़ा था कि ये किस किस चीज़ के मिक्स के मिलने से बनता है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड में दो ग्लैंड के मिलने से हमारा मतलब इंटेस्टाइनल फ्लूइड है, लिखिए इसका है इंटेस्टाइन में जो फ्लूइड आता है ना, फ्लूइड है इज ऑब्टेन्ड बाय, देखो इसमें दो ग्लैंड है, एक है सब म्यूकोसल ब्रूनर्स ग्लैंड, सब म्यूकोसल ब्रूनर्स ग्लैंड, एंड दूसरा है म्यूकोसल क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन। देखो ये सारा कुछ मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, कि सब म्यूकोसल ब्रूनर्स ग्लैंड, क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन, ये सारा हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ा है ना। तो देखो अब बोल रहा है कि ये सब म्यूकोसल ब्रूनर्स ग्लैंड किस में होता है, बस और बस डिओडेनम में होता है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होगी, ओनली डिओडेनम। ठीक है, ये होगा बस ब्रूनर्स ग्लैंड, बट मैंने पोजीशन लिखा है कि सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होता है, इसलिए उसको सब म्यूकोसा लिखा है। अब ये देखो क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन नहीं है। ठीक है, ये देखिए क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन, तो क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन का क्या हो जाएगा, ये है ऑल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये मतलब म्यूको सब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के सारे पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, वो भी किस में, ये म्यूकोसल रीजन में। ठीक है, चलो ये लिखवाया था, ये दोनों ग्लैंड रिलीज कर दी, और ये है जो ब्रूनर्स ग्लैंड सिक्रीट करा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इस दोनों से क्या करते हैं, फ्लूइड रिलीज होता है। इसका पीएच कितना होता है, इसका पीएच होता है 7.8। 7.8। गैस्ट्रिक ग्लैंड वाले का पीएच लिख लीजिएगा, उसका होता है 1। गैस्ट्रिक जूस ग्लैंड वाले का जो होता है उसका पीएच होता है, वेरी करता है, उसका 1 से लेकर 1.5 से 1.6 के बीच में, मीन्स 1 ये, या फिर 1 से 1.5 से 2 के बीच में भी लिख सकते हो। वो हाईली एसिडिक है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो हाईली एसिडिक, इसी की वजह से हमारे पेट में ज़्यादा देर तक। अब मैं बता रही थी कि आपके पेट में वो कैसे गैस बन जाती है, एसिडिटी कैसे हो जाती है। देखो ये है, ये हमारा स्टमक है। ठीक है, देखो ये हमारा स्टमक है। अब ये क्या हुआ कि यहाँ से ये ये वाला पोर्शन जो है, ये इसी वाले पोर्शन से ना ग्लैंड्स है, तो इसी ग्लैंड से हमारा HCl रिलीज होता है, पैराइटल ग्लैंड। अब वो पैराइटल मान लो कि आपकी इसमें अगर कोई खाना है, बताया था ना कि स्टमक में फूड कितने घंटे के लिए स्टोर होते हैं, 4 से 5 घंटे के लिए, तो 4 से 5 घंटे तक स्टोर होता है, तब तक उसमें फंक्शन होता रहता है। तो मान लो आपकी इसमें आपने बहुत सारा पिज़्ज़ा वगैरह जो भी है पहले एक दिन पहले खा लिया, तो वो तब तो वो HCl रिलीज होगी,
तब तो ये HCl रिलीज होगी, तो इसके साथ रिएक्ट करके इसको ब्रेक डाउन करके डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब करके अपना फंक्शन कर लेगा। अब मान लो कि आप अब एक हंगर स्ट्राइक पे हो, एक दिन के फास्टिंग से गैस नहीं, मतलब ये नहीं होता, बिकॉज एक दिन के फास्टिंग से पहले तो आप तो खा चुके हो ना, तो 4-5 घंटे तक तो आपका खाना ही रहेगा, उसके बाद भी मतलब उतना टाइम नहीं है। बट मान लो कि हंगर स्ट्राइक पे जो लोग बंदे बैठ जाते हैं, जैसे ये बने थे ना हमारे जो अन्ना साहब बैठ गए थे हंगर स्ट्राइक पे, भूख हड़ताल जिसको बोलते हैं। मान लो कोई बंदा है, मान लो आप ही लोग कभी माँ बाप को, आपके मम्मी पापा को ब्लैकमेल करना होता है तो भूख हड़ताल कर देते हो ना कि हाँ मुझे ये ला के दीजिए, नहीं तो मैं भूख हड़ताल कर दूंगा। तो वही है, मान लो कि आप हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए, भूख हड़ताल कर दिया, तो अब तो आपकी इसमें कुछ नहीं है, आपने कुछ खाया ही नहीं है। अब अलग से खा लो बिना मतलब चोरी छुपे तो अलग बात है, बट अब बहुत मतलब सीरियस वाला भूख हड़ताल कर रहे हो आप, तो उसमें तो कुछ है ही नहीं। बट HCl तो रिलीज होगी ही ना, वो तो फंक्शनल है, तो वो तो HCl रिलीज होगी। तो क्या हुआ कि आपके इसमें कुछ है नहीं और HCl रिलीज होया जा रहा है। अब ये पूरा खा लिए तो अब क्या करेगी HCl? हाँ, इसको अपना कहीं ना कहीं तो एक्शन करना है ना, तो ये क्या करता है ना, ये आपके स्टमक के पोर्शन पे अटैक कर देता है, स्टमक के वॉल पे, स्टमक के वॉल पे अटैक कर देगी। तो मान लो कि हमारा स्टमक का वॉल तो मसल्स का बना हुआ है ना, तो मसल्स का बना हुआ, इस पर HCl डालोगे तो जल जाएगा ना। तो ये क्या हो जाता है, ये यहाँ पे हमारा ये लेयर है ना, ये हो जाता है, अल्सर हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, घाव जिसको बोलते हैं ना, घाव हो जाता है, अल्सर हो जाता है। आप खुद ही इमेजिन कर लो कि जैसे कि मतलब एसिड नहीं बोलते, जैसे किसी लेडीज़ के मतलब जो एसिड अटैक हो जाता है, किसी के ऊपर एसिड फेंकते हैं, इमेजिन करो कि जो हमारा ये वाला पोर्शन बाहर वाला स्केलेटन, ये स्किन है, वो इतना रफ है, उससे कई गुना ज़्यादा डेलिकेट पोर्शन हमारा इंटरनल ऑर्गन का मसल्स है। इस मसल्स पे HCl मतलब एसिड जो कर फेंकते हैं तो वो कैसे जल जाता है। हाँ, तो वो उतना ज़्यादा एसिडिक नहीं होता है, मतलब वो HCl तो एकदम बहुत ज़्यादा डेंजर हो गया, वो सॉरी ये एसिड वाला, बट उसी तरीके का HCl है, वो एक हमारे ऑर्गन के लिए उसी तरीके का, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता, ये खाने के लिए आता है। और वही क्या करते हैं ना, बार बार आप इसको नहीं खाते हो, हंगर स्ट्राइक पे चले जाते हो, कि ये इसके वॉल से अटैक करेगी, अल्सर बन जाएगा, घाव बन जाएगा। सुने हो कभी कभी अचानक से किसी के पेट में बहुत दर्द होने लगता है, और वो दर्द 1-2 दिन में ठीक नहीं होता, उसके लिए आपको बिना डॉक्टर के एडवाइस से, मतलब जब तक डॉक्टर के पास जाओगे नहीं तब तक आपको ठीक नहीं होगा। तो फिर आप जाते हो डॉक्टर के पास, फिर डॉक्टर क्या करता है, उसको चेक वेक करता है, फिर आपको बोलता है अल्ट्रासाउंड करवा के लाइए, ऊपर से देखता है तो वैसे टच वच करता है तो आपको फील नहीं होता, दर्द होता रहता है बस। तो फिर डॉक्टर बोलता है ना कि आप अल्ट्रासाउंड करवाना, फिर अल्ट्रासाउंड में ना वो देखता है, तो फिर अल्ट्रासाउंड होता है ना, इंटरनल ऑर्गन्स का ना सारा फंक्शन दिखा देता है वो, ठीक है, मतलब डॉट डॉट करके दिखाता है, ऐसे नहीं कि आपका स्टमक है तो पूरा स्टमक दिखा देगा, स्टमक दिखाता है, बट वो डायग्राम जैसे ये वाला, ये वो आउटर पोर्शन है ना, ऐसा दिखाता है, ठीक है। तो ये आपको ऐसा नहीं है कि हाँ जो आपको मूवीज़ में या फोटो, ये क्या बोलते हैं उसको, कॉपीज़ नोटबुक में बनी होती है वैसे नहीं दिखाती अल्ट्रासाउंड। वो बस एक ऐसे जैसे एक्सरे होती है ना इसकी मतलब स्केलेटन की, तो वैसे बस आपको आउटर ओवरव्यू जैसे दिखता है ना, तो वैसे ही अल्ट्रासाउंड का भी वैसा ही रहता है, देखे होगे आप अल्ट्रासाउंड, ठीक है, तो हो गया, तो वैसा ही है। तब वहाँ पे वो देख लेगा कि ये वाला पोर्शन, यहाँ पे वो जो पोर्शन वो डिफेक्टेड रहेगा ना, वहाँ पे ना डॉट डॉट ज़्यादा हो जाएगी, मतलब अलग तरीके से, तो उसको देखेगा कि अब उन्हें समझ आ जाएगा कि भाई इसको तो पेट में गड़बड़ है, इसको अल्सर है, घाव हो गया है। तो वो क्या करेगा कि देखेगा कि कौन सा स्टेज है, अगर देखेगा कि नॉर्मल स्टेज है, दवा खाने से ठीक हो जाएगा, तो आपको वो सूखने वाला, जो घाव को सूखने वाला जो दवा होता है ना, पेंटिड वगैरह, वो दे देगा कि हाँ ये खाएगा तो इसका सूख जाएगा। और अगर मान लो कि अगर आपका बहुत ज़्यादा एक्सेस वाला हो गया है, तब वो ऑपरेशन करके और उस पोर्शन को काट के हटा के फिर सिल के ठीक कर देगा। ऐसे ही करते हैं हॉस्पिटल में जो ऑपरेशन वगैरह होती है ना, तो वो इसी सब के मतलब जो ऑर्गन ठीक नहीं होने वाली रहती, तभी ऑपरेशन लास्ट स्टेज है। तो ऑपरेशन, क्योंकि ऑपरेशन करने के बाद वो पोर्शन का आप जो मतलब काट के हटा रहे हो ना, तो उसके जगह पे फिर फिल करना, रीजनरेटिंग पावर भी सबके पास नहीं है ना, बस लीवर के पास रीजनरेटिंग पावर है। ये सब के थोड़ा थोड़ा वो ठीक हो जाता है, बट पोर्शन वैसा ही रहता है, ठीक है। चलिए, तो यही था। तो मैंने बताया कि अब यहाँ पे क्या होगा कि अल्सर से कट जाए, ये हो जाएगा ना, तो इसी से बचाने के लिए कि अगर देखो ऐसे अगर नहीं हो, ये तो हमेशा HCl ऐसे कर देगा कि अगर मान लो कि 2 दिन 3 दिन, जैसे गरीब लोग होते हैं तो उनको खाना ही नहीं मिल पाता, तो हर दिन उनके पेट दर्द हो जाएगी, हर दिन उनका पेट में ही हो जाएगा। तो इसी को बचाने के लिए जो हमारा म्यूकस नेक सेल होता है ना, वो म्यूकस सिक्रीट करता है, ठीक है। और वो म्यूकस क्या करता है, 2 से 3 है ना
मिलीमीटर थिक बना देता है लेयर इसके वॉल पे। ये वॉल है, इसके अंदर ना इतना मोटा सा ऐसे लेयर बना देगा म्यूकस। अब ये एक नया है, देखो अब ये नया था, ये जब काटा अब ये क्या कर देगा म्यूकस, ये ऐसा वाला लेयर बना देगा इतना, ये है तो ये म्यूकस सिक्रीट करेगी ये वाली वॉल, और ये वॉल ऐसे ना मोटी सी लेयर बना देगी इसके ऊपर, ये वाली ऐसी मोटी सी लेयर बना देगी। तो इससे क्या होगा कि अब HCl अटैक इस पर डायरेक्ट, ये HCl इस पर डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा ना इसके वॉल पे, क्योंकि अब उसको म्यूकस को पेनिट्रेट करेगा, पहले म्यूकस में जाएगा, म्यूकस उसको कवर करेगी, फिर जब तक वो बचा के रखेगा उस वॉल को, कूशन के जैसे कवर कर दिया है। मतलब जैसे आप किसी चीज़ को, लकड़ी वगैरह को बचाने के लिए, जैसे कि जंग ना लग जाए लोहा में, उसके लिए आप क्या करते हो, पेंट कर देते हो ना लोहा को, कि ग्रिल वगैरह जो आती है तो ग्रिल वगैरह को वैसे ही छोड़ दो तो वो जंग लग जाता है, तो उसको क्या करते हैं आप ऊपर से उसको पेंट कर देते हो, ताकि वो पेंट करेंगे तो बाहर से उसमें रस्ट ना लग जाए। तो इस ऐसे ही है कि HCl डायरेक्ट अटैक ना करे, इसके लिए म्यूकस हमेशा सिक्रीट करता रहता है, म्यूकस नेक सेल, जिसकी वजह से हमारा स्टमक प्रोटेक्टेड रहता है। ठीक है, चलिए यही पढ़ा था। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का हमने पढ़ा था, फिर आपको लिखवाया था 2-3 मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, तो उतना सब आप पीछे वाला बैक देख लीजिए। ठीक है, आज रिवीजन यही हो गया। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे नया। ठीक है, चलो चलिए ठीक है। तो हमारा आज वो पढ़ लिए जो हमारा पीछे का था, जो हमने 7 का रिवाइज कर लिया। 8 में हमें पढ़ना है मेन डाइजेशन। उससे पहले ये देखो क्या है, कुछ हार्मोनल रेगुलेशन है ना जो गट के सिक्रेशन में होते हैं, तो वो पढ़ने हैं हमें। ठीक है, तो उसका क्या है ना कि वो उसका मैंने टेबल बना दिया कि आप भी ऐसे ही टेबल ड्रॉ करके लिख लेना। ठीक है, ये छोटी सी बोर्ड है तो इसके लिए ज़्यादा इसमें नहीं फिक्स हो पाएगा, इसलिए मैंने 3 लिखा है, फिर 3-3 करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है कि नेम ऑफ हार्मोन्स का कॉलम बनाना एक, फिर उसके बाद बनाना सोर्स, मतलब कहाँ से वो रिलीज होता है, फिर टारगेट मतलब किस पे अटैक करेगी, और फिर फंक्शन मतलब कैसे अटैक करेगी, मतलब अटैक करने से क्या क्या काम, मतलब क्या अच्छा काम होगा क्या बुरा होगा उसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हमारा है इंटेरोगैस्टेरॉन। ठीक है, सबसे पहले नेम हार्मोन्स का नेम है इंटेरोगैस्टेरॉन। ठीक है, इसका दूसरा नाम है GIP, इसको बोलते हैं GIP। ठीक है, देखो GIP का मतलब क्या हो गया, गैस्ट्रिक। देखिए GIP लिखो, ये लिखिए गैस्ट्रिक इनहिबिटरी। देखिए ये हार्मोन्स का ना नेम में ही आपको पूरा इसका फंक्शन दिख जाएगा। देखिए गैस्ट्रिक इनहिबिटरी, ठीक है, पेप्टाइड्स। ठीक है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड्स। क्या बोल रहा है, इसका सोर्स होता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। ठीक है, सोर्स में लिख लीजिए इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। ठीक है, और उसमें भी होता है डिओडेनम वाला, सारे में नहीं होता। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा तो इंटेस्टाइन के सारे पोर्शन में हो गया ना, 3 पोर्शन होते हैं। सबसे पहला डिओडेनम, फिर उसके बाद जेजुनम और इलियम। तो ये तीनों में नहीं, डिओडेनम वाले का जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा होगा ना उससे रिलीज होगा। ठीक है, डिओडेनम। ठीक है, चलो समझ गए। टारगेट किस पे करेगा, देखो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड्स। ऑब्वियसली ये गैस्ट्रिक बोल रहा है, इसका मतलब टारगेट ऑर्गन क्या होगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड मीन्स स्टमक होगा टारगेट ऑर्गन। ठीक है, तो यहाँ पे होगा स्टमक। ठीक है, चलिए, और फिर स्टमक में क्या करता है, ये बोल रहा है कि पेप्टाइड्स के फंक्शन को इनहिबिट करेगा। कहने का मतलब इसका है जो ये क्या करेगा, जनरली इसकी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो रिलीज होती है उस रिलीज को ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या स्टमक से जो रिलीज होती है, जो जो प्रोडक्ट हमारे स्टमक से क्या करते हैं उसको रिलीज होती होंगी, उस प्रोडक्ट को हमें क्या करेगा, ये कम कर देगा। ठीक है, चलो, तो गैस्ट्रिक हमारे स्टमक से क्या क्या रिलीज होता है, देखो यहाँ पे लिखिए, इट रिड्यूस और इनहिबिट सही है, इनहिबिट इट रिड्यूस गैस्ट्रिक मोबिलिटी। ठीक है,
अब गैस्ट्रिक ग्लैंड के मोबिलिटी का भी इफेक्ट करता है, जैसे किस फ्लो से वो बह रहा है, कि वो गैस्ट्रिक ग्लैंड का जो सिक्रेशन है ना किस फ्लो से हो रहा है उस पर भी अटैक करता है, कि जितना ज़्यादा फास्ट होगा उतना ज़्यादा गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज होगी, तो जितना ज़्यादा वो फास्ट हो रहा है तो उसको कम कर देगा ये। जैसे कि मान लो कि वो फास्ट चल रहा है, किसी भी चीज़ को आप जितना फास्ट करते हो उतना ज़्यादा उसका रेट फ्लो बढ़ जाएगा ना, तो ये फ्लो को कम कर देता है, जिसकी वजह से क्या होगी, इसका HCl का रिलीज होना, पेप्सिनोजेन सब का रिलीज होना कम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो। एंड HCl सिक्रीशन, ये दोनों को रिड्यूस कर देता है और इनहिबिट कर देता है। ठीक है, समझ गए? चलिए, ठीक है, अब दूसरा देखो, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। चलो, ठीक है, अब हमारा है दूसरा सिक्रिटीन। ठीक है, सिक्रिटीन का नाम लिखा हुआ है, सिक्रिटीन ही दिया हुआ है। ये भी कहाँ से रिलीज होता है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा ऑफ डिओडेनम, डिओडेनम के इंटेस्टाइनल म्यूकोसा पे ही से ही ये रिलीज होता है, सोर्स इसका यही है। बट इसका टारगेट ऑर्गन क्या क्या है, स्टमक है, उसके साथ क्या है, गॉल ब्लैडर है और पैनक्रियाज। ठीक है, देखिए ये हो गया स्टमक, गैल ब्लैडर और पैनक्रियाज दोनों। बट इसमें क्या करता है, स्टमक में सेम फंक्शन करेगा, स्टमक में ये रिडक्शन का ही काम करता है, इनहिबिशन का ही काम करता है, जो काम इंटेरोगैस्टेरोन करता है वही काम करता है। बट ये जो है ना, इसके लिए, ये गॉल ब्लैडर के लिए और पैनक्रियाज के लिए ये अच्छा काम करता है। ठीक है, चलिए, इसका एज इट इज सेम लिख लीजिए, रेड से लिख लो या इसी से लिख लो। इट, ये स्टमक के लिए लिखवा रही हूँ मैं, इट इनहिबिट गैस्ट्रिक मोबिलिटी और सिक्रीशन। ठीक है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन लिख लो, गैस्ट्रिक सिक्रीशन को क्या करते हैं, कम कर देता है। बट हेल्प इन इंक्रीजिंग, इट इंक्रीज लिखो सीधे, इट इंक्रीज पैनक्रिएटिक सिक्रीशन, पैनक्रिएटिक सिक्रीशन का क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। ये क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड का सिक्रीशन का इनहिबिट रोक देता है, लेकिन पैनक्रिएटिक के लिए ये फ़ायदेमंद है। और गॉल ब्लैडर में भी यही है सेम, गॉल ब्लैडर का जो स्टोरेज कैपेबिलिटी है तो उसको भी ये मतलब ये कर देता है। ठीक है, और ये एंड या अब तीसरा मैं गॉल ब्लैडर के लिखवा रही हूँ, इट इनहिबिट है। ठीक है, इट स्टिमुलेट, स्टिमुलेट लिख लो, इंक्रीज की जगह पे इनहिबिट है तो इनहिबिट के साथ स्टिमुलेट सही लगेगा। डिक्रीज इंक्रीज लिखेंगे तब वो, अगर मैंने डिक्रीज लिखा रहता तो वो हम वो लिख लेते हैं, क्या बोलते हैं उससे, ये नीचे इंक्रीज का लिखते हैं, स्टिमुलेट लिखो। ये स्टिमुलेट करता है पैनक्रिएटिक सिक्रीशन को, और इट, और ये स्टिमुलेट ही करता है, स्टिमुलेट बाइल फॉर्मेशन, बाइल को फॉर्मेशन और कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, फॉर्मेशन कहाँ होती है, लीवर में, लेकिन बाइल में भी है गॉल ब्लैडर, तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन की पावर को इंक्रीज कर देगा। इट स्टिमुलेट बाइल कॉन्सेंट्रेशन। गॉल ब्लैडर में बाइल का क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है और उसके बाद स्टोरेज होता है, तो ये कंसंट्रेशन जिस रेट से होगा ना उस रेट को थोड़ा बढ़ा देगा ये। चलिए, ठीक है, ठीक है, ये दोनों लिख लीजिए, नीचे वाला शायद ना हटे। लिख लो, हट जाएगा वैसे। देखो, इसको बोलते हैं, इसको कोले साइटोकाइनिन, आप इसको कोले बोलो, छोले बोलो, जो बोलना है सो बोले, इसका कोले, इसको वैसे है ये कोले साइटोकाइनिन। देखो, इसको कोले, कोले किसके लिए हमने पढ़ा था, हाँ मैंने इसको कोले बताया था आपको, किसके लिए यूज़ करते हैं ये, गॉल ब्लैडर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कोले हैं, ये इसको CCK भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, और CC
जेड भी बोलते हैं आप इसको, मतलब ऐसे लिखा हुआ है, जो 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 लिखा हुआ है वो सो आप लिख लेना, ठीक है। इसको सीसी के भी बोलते हैं और एक सीसी के पीजेड भी दिया हुआ है इसका नाम, ठीक है। पैनक्रियाटाइटिक एंजाइम है तो इसके लिए। और ये कहाँ से रिलीज होता है, ये भी रिलीज होता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, बट ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है, देखिए इसमें मैंने डिओडेनम नहीं लिखवाया है। सो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, देखो इसमें मैंने यहाँ डिओडेनम लिखवाया है लेकिन इसमें डिओडेनम नहीं है, ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा का मतलब ये तीनों के तीनों जो ग्लैंड ये है ना हमारे इंटेस्टाइन के पार्ट, वो किसी से भी रिलीज हो सकते हैं, ठीक है। तीनों में से भी रिलीज हो सकते हैं और तीनों में से नहीं भी रिलीज हो सकते हैं। इसमें मैंने डिओडेनम लिखवाया है दोनों का, तो ये दोनों ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये फंक्शन इसका टारगेट ऑर्गन सेम ही है, सीसी के पीछे टारगेट ऑर्गन इसका सेम ही है। इसको रेड से टिक मार लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। यहाँ पे और ये वाला ध्यान दीजिएगा, नहीं तो रॉन्ग हो सकती है। आपको टारगेट सोर्स पूछा जाएगा तो अगर ये तीनों ऑप्शन दे दिए, मतलब ये दोनों में से कोई ऑप्शन देगा तो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा देख के अब ये मत कर देना कि ये दोनों, डिओडेनम अलग है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा कहने का मतलब ये पूरा का पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन को डिनोट कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन का इनर मोस्ट पार्ट को बता रहा है हमें, ठीक है। चलो हाँ, हम कहाँ थे, अब इसका टारगेट ऑर्गन स्टोमक, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज। ये दिख रहा है ना आपको, विजिबल है ना, मैं चेक करूं एक बार। चलो विजिबल है ये, ठीक है, दिख रहा है आपको, इससे थोड़ा बड़ा इसमें लिख दूंगी, ठीक है। हो गया कोलेसाइटोकाइनिन, इसका इंटेस्टाइनल म्यूकोसा जो इसका सोर्स है, टारगेट मतलब किस किस चीज़ पे अटैक करती, मतलब इसका फंक्शन होता है स्टोमक में, गॉल ब्लैडर में एंड पैनक्रियाज में। अब देखिए स्टोमक में क्या करता है, अभी तक देखा हमने दोनों का, ये इंटेरोगैस्ट्रॉन हुआ सेक्रेटिन, दोनों को दोनों बेचारा क्या बोलते हैं, इस पे स्टमक पे जुल्मी कर रहा है, मतलब वो दोनों का उसका काम को क्या कर रहा है, मतलब जो वो करना चाहता है उसके अगेंस्ट काम कर रहा है। लेकिन ये थोड़ा सा भला आदमी है, मतलब थोड़ा भला मानस नहीं होता है, वही है बेचारा। अब इस पे इसकी थोड़ी सी मतलब हेल्प कर देगा आगे फंक्शन में। ये क्या करता है, ये इसको हेल्प करता है इन रिड्यूसिंग इम्पटिंग, देखो इसका क्या मतलब है, ऑफ स्टमक। इसका कहने का मतलब है ना कि जैसे कि ये क्या है, मेन फंक्शन है इसका कि गैस, इसकी जो गैस्ट्रिक जूस है वो उसको ये जितना ज़्यादा यूज़ करेगा उतना ज़्यादा खपत हो जाएगा ना, तो खपत होने के बाद क्या है, गैस, ये इनपुटिंग ऑफ गैस्ट्रिक जूस इन स्टमक लिख लो, ऑफ, ऐसे समझ नहीं आ रहा ना लैंग्वेज, ऑफ गैस्ट्रिक जूस इन स्टमक, ठीक है। चलिए बोले जो इसका स्टमक है, स्टमक में जो इसका गैस्ट्रिक जूस है ना, गैस्ट्रिक जूस को जितना ज़्यादा ये क्या कर रहा था, इनहिबिट कर रहा था, ये सब इनहिबिट कर रहा था, तो सिक्रीशन तो पहले से नहीं हो रही थी, लेकिन अब जो भी है अब उसको भी, वो तो सिक्रीशन तो कम है लेकिन यूज़ तो उतना ही हो रहा है ना, तो यूज़ हो रहा है तो उसको क्या कर रहा है ना, ये रेट को कम कर दे रहा है कि ख़त्म होने का। इम्प्टी का मतलब क्या करना है, इम्प्टी का मतलब होता है खाली होना, तो खाली कब होगी, जब इसका यूज़ होगा, तो यूज़ की मतलब यूज़ को थोड़ा सा स्लो रेट कर देता है कि जैसे ज़्यादा यूज़ करने का रेट है तो उस रेट को थोड़ा सा ये घटा देगा, ठीक है, समझ गए। चलिए अब इसका सेम ही फंक्शन है, ये सबके लिए स्टिमुलेशन, ये कोलेसाइटोकाइनिन है ना, सबके लिए स्टिमुलेशन का फंक्शन करता है, ठीक है। ये लिख लो यहाँ पे, ये स्टिमुलेट करता है पैनक्रिएटिक जूस को, सिक्रेशन को, पैनक्रिएटिक सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। और ये बाइल का भी वही काम करता है, इट स्टिमुलेट बाइल जूस कंसंट्रेशन, ठीक है। चलिए समझ आ गया, चलो ये नोट कर लो, फिर 3 और है तो वो तीनों भी पढ़ लेंगे, पहले नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए, चलिए फिर ठीक है।
वैसे मिटाऊंगी नहीं मैं तभी भी चल जाएगा, बट मैं अब मिटा ही रही हूँ, स्टार्टिंग से भी लिखना है बिकॉज सोर्स है ना जितने भी हॉर्मोन्स का, सोर्स सारा स्मॉल इंटेस्टाइन ही है। चलो ये सब भी हटाना पड़ेगा ना, वो मैं थोड़ा देख रही हूँ ना, बॉक्स मिट नहीं जाए, बॉक्स में बनानी पड़ेगी ना, दोबारा से ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब फोर्थ नंबर लिख के लिखिएगा डियोक्राइनिन, लिखो। थर्ड में है, फोर्थ में है डियोक्राइनिन, फिफ्थ में है एंटेरोक्राइनिन और सिक्स्थ में है विलाई। चलो ठीक है, ये है डियोक्राइनिन, ये है एंटोक्राइनिन, ये है विलाई। चलो ठीक है, इससे इसमें लिखना है विलाई क्राइनिन, ठीक है, दिख रहा है। एंटेरो बोला था ना, एंटेरोक्राइनिन, ठीक है। चलिए समझ गए। अब देखो इसका ये वाला है डियोक्राइनिन, देखो इसमें नाम में ही बता रहा है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन का इसका सोर्स होगा इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, और ये होता है डिओडेनम। डियोक्राइनिन है ना, तो मेन का क्या हो गया, इसका डिओडेनम से हो जाएगा, ठीक है। डियो है इसमें तो इसको यहाँ से याद भी कर सकते हैं, डिओडेनम। हाँ, इसका टारगेट ऑर्गन क्या होता है, देखो डिओडेनम है तो ये ब्रूनर्स ग्लैंड टारगेट ऑर्गन है इसका। जिससे निकलती म्यूकोसल लेयर से है, डिओडेनम के, बट अटैक करती है सब म्यूकोसल लेयर के ग्लैंड पे, ये ध्यान दीजिएगा, ब्रूनर्स ग्लैंड, ठीक है, ब्रूनर्स ग्लैंड, ये वाला ध्यान देने की बात है। ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पे होती है, मैं इसके लिए बस लिख रही हूँ, सब म्यूकोसल लेयर में होती है ना, ये सब म्यूकोसल लेयर में होती है। इंटेस्टाइनल लेयर के ये क्या कहते हैं कि म्यूकोसा से सिक्रीट हुई डिओडेनम के, लेकिन अटैक करी ब्रूनर्स ग्लैंड पे। ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ हुआ, डिओडेनम में। अगर मान लो आपसे पूछ दिया जाए कि ब्रूनर्स ग्लैंड की कौन से लेयर पे अटैक करा, टारगेट ऑर्गन कौन सा लेयर है उसका डिओडेनम का, तो ब्रूनर्स ग्लैंड नहीं ना, तब उसके टाइम पे क्या लिखोगे, कि ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, सब म्यूकोसल पे, तो ये दिखना होगा। ये स्टिमुलेट करता है ब्रूनर्स ग्लैंड को रिलीज करने के लिए जूस, इंटेस्टाइनल जूस। it stimulate Brunner's gland to secrete intestinal juice, ठीक है। चलो समझ गए। अब हमारा है इंटेरोगैस्टेरॉन, इंटेरोक्राइनिन, तो इसका क्या है, ये भी इंटेस्टाइनल म्यूकोसा ही है, इसमें इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, ठीक है, ठीक है। और ये भी है कि जहाँ जो मतलब जो हार्मोन्स है जिस नाम का, उस नाम पे ही ये अटैक करता है। इंटेरो है, देखो इंटेरो हार्मोन है, इंटेरो का मतलब होता है इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन में क्या है, इंटेरो मतलब कंप्लीट इंटेस्टाइन का बात हो रहा है, तो कंप्लीट, अभी मैंने आपको रिवीजन में बताया कि कंप्लीट इंटेस्टाइन के लिए क्या लेते हैं हम, क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन, पूरा म्यूकोसा, जितना भी पूरा इंटेस्टाइन के सारे कंप्लीट म्यूकोसा लेयर में होती है ना, तो इसको लिखिए, यहाँ पे लिखो, इसका टारगेट ऑर्गन है क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन, लिवरकुन, ठीक है। और ये भी यही करता है, इट स्टिमुलेट क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन को स्टिमुलेट करता है ताकि वो इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करे।
टू सिक्रीट इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, चलिए अब है ये विली क्रेनिन। विली कहाँ होती है? म्यूकोसल लेयर पे। म्यूकोसल लेयर किस में? म्यूकोसल लेयर हमारा विली क्या स्मॉल इंटेस्टाइन के लेयर में ही होती है। तो इसका भी सीधे लिख दो कि विलाई पोर्शन पे क्या होगी, ये टारगेट ऑर्गन इसका सिक्रीट ये इसी से होती है। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से रिलीज होती है। हाँ, फंक्शन करता है, ये सोर्स इसका है, टारगेट ऑर्गन विलाई ही है। ये विलाई है तो नॉर्मल ये भी सिक्रीशन करता है। विलाई विलाई क्या करता है? सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। सरफेस से मतलब विलाई ऐसे मूवेबल मतलब सब्सटेंस है ना, मूवेबल सरफेस है, तो वो मूव करेगी जिसकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, हम एब्जॉर्प्शन का फंक्शन है। एब्जॉर्प्शन का फंक्शन है, उसके लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए ना किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। ठीक है, देखिए हेल्प इन इंक्रीजिंग मूवमेंट। ठीक है, ऑफ विलाई, विलाई के मूवमेंट को ये विलाई के मूवमेंट में इंक्रीज करेगा, जिससे टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर किस चीज़ के लिए? एब्जॉर्प्शन। ठीक है, चल हो गया, समझ गया? ठीक, ये भी नोट कर लीजिए। समझ आ गया सारा? ये वाला ध्यान रखिएगा, क्रिप्टोग्लिकन विलाई तो समझ आएगी आपको। चलो, तो हमारा ये हार्मोनल रेगुलेशन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, देख लो, ये भी नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डाइजेशन। जैसे प्रोटीन का डाइजेशन है, तो प्रोटीन के डाइजेशन से ही हम स्टार्ट करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, सो हमारा हार्मोनल वाला तो कंप्लीट हो गया। हमने हार्मोनल सारे 6 के 6 कर लिए थे। अब है हमारा मेन जो पढ़ना है, अब हमें प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहले डाइजेशन का प्रोसेस को हम लेके चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हो आप? नंबर 1 में डाइजेशन का प्रोसेस होता है। डाइजेशन किसका होता है? हाँ, खाने का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं। ठीक है, बाहर से आप हाथ से खाना खाते हो ना, तो उसको क्या बोलते हैं? इंजेक्शन ऑफ फूड। सबसे पहले इंजेक्शन ऑफ फूड। ओके, समझे? चल, यहाँ पे मैंने जैसे ये बना रखा है डायग्राम, तो उस डायग्राम के मैं बताऊंगी कि कैसे कैसे प्रोसेस होता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा माउथ है। इतना बड़ा माउथ होता नहीं है वैसे, मैंने दिखाने के लिए बता दिया है कि मुंह खोल के रखा हुआ है। खाने के लिए तो आप मुंह खोल के रखोगे ना, तो ये ऐसा ही कोई बंदा था। ठीक है, ये मुंह खोल के ऐसे रखा हुआ है, उसको आगे खाने के लिए मुंह खोल के रखा हुआ है। ठीक है, और आप अभी आप खाने जा रहे हो कुछ चिप्स वगैरह कुछ भी, ये फूड पार्टिकल है। ठीक है, मान लो ये फूड पार्टिकल है, आप इसको खा रहे हो। इसको आपको क्या करना है? अपने अपने माउथ में इसको लेना है। ये हमारा रेड कलर का जो है, ये हमारा ये टंग है। इसको मैंने टंग बनाया, तीत नहीं बनाया है। सो ठीक है, समझ गए? अब देखिए, ये फूड पार्टिकल है, इसको लिखिए यहाँ पे फूड पार्टिकल। जो आप कुछ भी खा रहे हो वो खाना है, वो खाना हमारे खाने पे मुंह के अंदर जाएगा। तो ये यहाँ पे आ गया। इमेजिन कीजिए ये खाना हमारा यहाँ पे आ गया। ये ऐसा ही है, सेम यहाँ पे आ गया। ये मुंह में आया। मुंह में आने के बाद क्या होगा? यहाँ पे थोड़ी सी ये पार्टिकल को चबाते हैं हम, च्युइंग करते हैं ना, च्युइंग। तो च्युइंग करने के बाद ये पोर्शन क्या हो जाएगा? थोड़ा सा रेड से ही बना दो, हमारा फूड पार्टिकल रेड से ही है। टंग से कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये कुछ टूट गया मीन्स ऐसे हो गया। ठीक है आपका, तो इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? ये वाला जो हमारा ये टूट गया ना, अभी बन गया, तो ये वाला कुछ
अलग सा गीला गीला जैसा, मतलब ऐसे लड्डू जैसा कि गोला जैसा बन जाए, मतलब इसको आप मिक्स करोगे तो मिक्स जैसा बन जाएगा, बोलस, इसीलिए उसको बोलते हैं बोलस, इसको हम बोलते हैं बोलस। मतलब अगर आपको मान लो कि इमेजिन करो कि उसको निकालोगे तो आप उसको हाथ में रखोगे ना तो वो बॉल जैसा आप उसको बना सकते हो, ऐसे याद कर लो कि तो उसको बोलस बोलते हैं। क्योंकि ये कोई सॉलिड पार्टिकल है, किसी भी सॉलिड पार्टिकल को पानी में मिला दोगे तो पानी के बनाने के बाद तो सेमी सॉलिड बन जाता है ना। तो ये क्या था, पहले रफ था, अब मुंह में क्या है हमारे मैंने बताया 99% हमारे सलाइवा में क्या होता है, पानी। तो हमारे मुंह में जाएगा तो ये मुंह में हमारे खाने के साथ हमारा खाना क्या मिलेगा, मुंह में हमारे सलाइवा से मिलेगा। तो हम चबाएंगे उसको, चबाने के साथ हमारे सलाइवा से मिलता है। तो सलाइवा से मिलने के बाद हमारे पास 99% सलाइवा में तो पानी ही है ना। तो 99% पानी के साथ मिक्स किया तो क्या ये सॉलिड है, पूरा सॉलिड, तो ये सेमी सॉलिड में मतलब बन जाएगा, मतलब हल्का पानी जैसा। हाँ, तो ये बन गया। तो ये हमारे इसको बोलते हैं बोलस, BOLUS, ठीक है। इसको लिखिए, इसको बोलस बोलते हैं। लिख लीजिए कैसे बोलस कैसे बना, मैस्टिकेटेड फूड, यहाँ पे मत लिखिए, यहाँ पे स्पेस नहीं है, बस यहाँ पे नेम लिखिए, बोलस हो गया। अब यहाँ पे लिखिए ये इंजेक्शन ऑफ फूड करा, कैसे किया, फूड को आउटसाइड से इनटू माउथ, हमने माउथ में लिया, एक्सक्यूज़ मी, आउटसाइड से हमने इसको, बाहर से हमने क्या किया, मुंह में लिया। अब मुंह में लेने के बाद ये क्या बन गई, यहाँ पे ये बोलस फॉर्म हुई। अब बोलस कैसे फॉर्म हुई, ये वाला, ये जो हमारा ये फूड आउटसाइड से किस चीज़ को लिया, यहाँ पे फूड लिख लीजिए, फूड को हमने बाहर से अपने माउथ में लिया, और यहाँ पे माउथ में क्या है, यहाँ फूड है, ये फूड है, फूड प्लस सलाइवा, ये वाला लिख लीजिए, फूड प्लस सलाइवा, ये फूड ही लिखिए यहाँ पे, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे लिखिए मैस्टिकेशन ऑफ फूड विथ सलाइवा, ठीक है, ये सलाइवा के साथ मिली। बोलस इज इक्वल टू होगा फूड, च्यूइंग फूड पार्टिकल प्लस सलाइवा, ठीक है, ये समझ आ गया। बोलस जो हमारा बना वो चबाया हुआ फूड पार्टिकल है, और उसके बाद सलाइवा से दोनों का मिक्स हो जाता है, तो उसको हम बोलस बोलते हैं। अब ये बोलस क्या होगा, रेड वाला पोर्शन, अब ये हमारा बोलस बन गया। ये बोलस क्या है, अब देखिए ये मैंने 2 नाली बनाया हुआ है, दो नली जैसा दिख रही है ना आपको। तो ये वाली जो नली है ये तो ट्रैकिया है, ये वाली नली तो आपको ट्रैकिया है। हाँ, ये क्या है, फूड पाइप, जिसको आप इसोफेगस बोलते हैं, ये फूड पाइप है। तो ये खाना क्या होगा, इसके अंदर आएगा। अब ये खाना तो इसी तरफ जाता है ना, ट्रैकिया के अंदर क्या जाता है, ऑक्सीजन, मतलब एयर, ट्रैकिया में तो एयर जाती है, और यहाँ से नीजल वाली चैम्बर आएगी, वो ट्रैकिया में जाएगी। ये हमारा क्या है, ये फेरिंग्स है ना, तो ये फेरिंग्स है, वो वाला मैंने नहीं बनाया अभी। तो ये फूड में आई, अब यहाँ पे आ गई हमारा इसोफेगस में, ठीक है। और इसोफेगस में क्या होता है, कोई भी डाइजेशन नहीं होती है। अब यहाँ पे कुछ पोर्शन जो हमारा खाने का है वो कुछ डाइजेशन होगा, इस वाले पोर्शन में ये क्या कहते हैं ना, कुछ डाइजेशन होता है। तो जैसे अभी हम पढ़ेंगे ना डाइजेशन, तो उसमें लिखाएंगे 30% स्टार्च की डाइजेशन इसी में होती है, ठीक है। इसमें तो मतलब हमारा ओरल कैविटी में ही 30% स्टार्च की डाइजेशन हो जाती है। जैसे कोई चीज़ स्टार्ची चीज़ खाओगे ना, स्टार्च वाला कोई भी मतलब खाओगे कार्बोहाइड्रेट वाला, तो उसमें उसका 30% डाइजेशन हमारा ये कार्बोहाइड्रेट वाला फूड को ये हमारा बगल कैविटी ही कर लेता है, 30% डाइजेशन, ठीक है। बचा हुआ पोर्शन आप नीचे जाओगे तो इसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, ये याद रखिएगा। ये एब्जॉर्प्शन बोल रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन इसोफेगस में नहीं होता है। ये क्या होता है, इसमें 30%, इसके बाद ये है क्या बोलते हैं स्टमक में, और मैक्सिमम होता है एब्जॉर्प्शन डाइजेशन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। चलो ठीक है, तब ये हमारा खाना आ गया यहाँ, इस वाले पोर्शन में हमारा खाना आ गया। हाँ, ये वाला पोर्शन ऐसे जाते 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 तब ये खाना कहाँ आ गया हमारा, स्मॉल, ये स्टमक में आ जाएगा, ठीक है। ये फूड हमारा स्टमक में आ गया, ठीक है। चल समझ गया, ये हो गया। यहाँ पे हमारा मैस्टिकेशन हो गया फूड का। मैस्टिकेशन को सेकंड नंबर लिख लीजिए। ये इंजेक्शन के बाद हमारा मैस्टिकेशन हो गई, फूड का मैस्टिकेशन। फिर उसके बाद ये क्या हुआ, ट्रांसफ़र हुआ। ट्रांसफ़र होने के बाद कहाँ चला गया हमारा,
हाँ, ट्रांसफ़र हुआ तो हमारा कहाँ चला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ट्रांसफ़र को जो मतलब ये बकल कैविटी से इसोफेगस में जाना है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, डिग्लूटिशन बोलते हैं उसको, निगलना। ठीक है, तो ये थर्ड लिख लीजिए आप, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, इसको फर्स्ट लिख लीजिए। ये प्रोसेस है, मतलब है कैसे कैसे होगा, डिग्लूटिशन। डिग्लूटिशन, और डिग्लूटिशन कहाँ होगा, यहाँ पे निगलना लिख लीजिए, अगर आपको हिंदी नहीं ये पता नहीं चले, निगलना। ठीक है, निगलते हैं ना हम खाने को, तो निगलते हैं खाने को, तो यहाँ से आप खाने को कहाँ से निगलते हो, ये आपने यहाँ से निकलते हो तो अंदर जाता है, मतलब ये वाले पोर्शन पे डिग्लूटिशन होगा। ये वाला पोर्शन है ना, ये खाना यहाँ पे आकर, ये वाला पोर्शन, यहीं पर डिग्लूटिशन होगा। ठीक है, ये डिग्लूटिशन पोर्शन से निकल, मतलब इसोफेगस में डिग्लूटिशन होगा। इसका देखिए, व्हेन बोलस, बोलस फॉर्म हो गया ना अभी ये, व्हेन बोलस गेट इनटू इसोफेगस, जब इसोफेगस में हम बोलस को भेजते हैं, जाता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं, प्रोसेस कॉल्ड डिग्लूटिशन। ठीक है, DION ही होता है। डिग्लूटिशन का मतलब होगा, वन ही होगा, दो नहीं होगा। चलिए समझ गए, डिग्लूटिशन। यहाँ तक समझ आ गई। चलिए, और फिर ये डिग्लूटिशन होगी, फिर इसमें ट्रांसफ़र होके हमारा ये स्टमक तक आएगा। तो पहले यहाँ पे स्पेस नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इतना प्रोसेस आप लिख लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ तक समझ आ गया ना कि कैसे खाना है। इसका सिंपल सा वे है कि हमने बाहर से खाना अपने हाथ से मुंह में डाला, मुंह में डाल के आप डायरेक्ट निगल नहीं लेते हो ना। जैसे बोलता है ना कि खाने को प्रॉपरली, मतलब अच्छे से चबाना चाहिए, फिर हमें निगलना चाहिए। जैसे खाने को आप खाने के बाद सीधे सॉफ्ट चीज़ उसको निगल भी सकते हो, बट निगलोगे ना तो उससे क्या पता है क्या होगा, कि हमारे इंटरनल ऑर्गन को, जैसे कि हो गया ना स्टमक को, इंटेस्टाइन को काम ज़्यादा करना पड़ेगा। कि जो काम आप इस बकल कैविटी आपकी कर देती, दांत हमें क्यों दिया गया है, हमें दांत दिया हुआ किसी भी चीज़ को चबाने के लिए। ग्राइंड मशीन, जैसे मिक्सी होती है ना, मिक्सी को आप पीसते हो तो ग्राइंड करने के लिए दिया हुआ ना, कि उसका जो नीचे मिक्सी का जो नीचे ब्लेड रहता है ना, उसको दांत बोलते हैं, मतलब लोकल लैंग्वेज में। तो ब्लेड दिया हुआ है, उससे उसको अच्छे से पीस देता है। उससे क्या होता है कि अगर मतलब आपको मेहनत ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। तो वैसे ही ये दांत है, दांत दिया हुआ है कि अगर आप खाओगे किसी भी चीज़ को तो अच्छे से निगल के उसको चबाइए पहले, एक्सक्यूज़ मी, पहले उसको चबाइए अच्छे से, और उसको चबाने के बाद तब निगलिए, ताकि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है उसको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। नहीं तो आप सीधे खा लोगे तो काम तो करेगा ही वो, क्योंकि उसको वो डायरेक्ट वैसे उसी फॉर्म में ऑब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। किसी भी चीज़ को जैसे जैसे खा लिया वैसा नहीं ऑब्जॉर्ब कर सकता ना, उसको तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल में वो कन्वर्ट करता है पहले, फिर उसको उसमें से कुछ पार्टिकल को लेके ऑब्जॉर्ब करता है, जो नहीं, और फिर उसमें से बहुत सारे पार्टिकल तो रफेज के जैसे आता है, जो हमारा फीकस के थ्रू बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो वही है, वो करेगा प्रोसेस वो अपना पूरा, लेकिन वो टाइम ज़्यादा लेगा, और टाइम के साथ साथ वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ उसकी ज़्यादा होगी, तो वो थकेगा जल्दी। ठीक है, तो इसीलिए होता है ना कि जैसे अभी तो चलो अब अभी 11-12 में तो एडल्ट हो, चलो यंग हो, अभी आप कैसे भी खा लो, कुछ भी कर लो, पचा लेगी आपके ऑर्गन्स। जैसे बोलता है ना बहुत आदमी कि अभी आप, जैसे कोई बोलेगा, कोई सीनियर जैसे बड़े लोग बोलते हैं कि ढंग से खाना खाओ, तो वो बोलता है नहीं मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो अभी खा रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अभी नहीं प्रॉब्लम होगी ना आपको, क्योंकि अभी आपके ऑर्गन्स ताज़ा है। जैसे जैसे आप एज बढ़ेगा ना, जब उनके एज में आओगे, जो आपको समझा रहे हैं, तो जब उनके एज में आओगे ना, तब आपका वो फंक्शन जो उनका काम कर रहा है ना, वो आपका अच्छे से काम नहीं करेगा। तब आपको समझ आएगा कि उस टाइम जो बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे। बिकॉज जो काम उन्हें उस टाइम करना चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग का क्या होता है, दांत नहीं होता है, बुजुर्ग लोग का ना दांत नहीं होता, तो वो लोग सॉफ्ट चीज़ खाते हैं, और वो लोग ज़्यादा चीज़ को ना निगल लेते हैं। तब उस टाइम वो क्या करते हैं, निगलते हैं, तो उनका ऑर्गन, जो इंटरनल ऑर्गन है, वो ऑर्गन वो पीसता है खुद, मतलब उसको ग्राइंड भी करता है, डाइजेस्ट भी करता है, एब्जॉर्ब भी करता है, वो उस टाइम करता है। लेकिन अभी आप डायरेक्ट निगल के वो बूढ़े वाला काम आप अभी करवा रहे हो, तो उस ऑर्गन से तो आप खटवा रहे हो ना, तो वो धीरे धीरे तो वर्क करना कम ही कर देगा। तो उसी टाइम आपको क्या होता है ना कि आपको डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो देखना कभी कभी बुजुर्ग लोग ना को क्या बोलते हो, हमेशा उनको डायरिया का प्रॉब्लम ही रहता है, क्योंकि वो डाइजेस्ट कर ही नहीं पाते, एज इट इज़ जैसे खाते हैं वैसा का वैसा ही वो निकल जाता है, तो वो बीमारी हो जाती है उनको। तो वो सब चीज़, क्योंकि अब प्रॉपरली डाइजेशन हमारा काम नहीं कर रहा, हमारा स्टमक है
इंटेस्टाइन है, ये सब हमारा प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए बोलता है कि खाना खाओ तो चबा के खाओ, थोड़ा लेट से खाओ, टाइम लेके खाओ, लेकिन ढंग से खाना चाहिए, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया कि वो सबसे पहले खाना आएगा, खाना को हमने मुँह में रखा तो वो क्या हुआ, हमारे बोलस हमारा सैलिवरी ग्लैंड के सलाइवा के साथ मिल गया, और सलाइवा के साथ मिलने के बाद वो बोलस बना देगा। बोलस का मतलब हो गया मिक्स सेमी सॉलिड फॉर्म बना देगा। बोलस को आप लिख लो सेमी सॉलिड फॉर्म। ऐसे याद समझ आ रहा होगा कि बोलस किसको बोलते हैं, सेमी सॉलिड फॉर्म ऑफ फूड, ठीक है। फूड का सेमी सॉलिड फॉर्म बन जाएगा, और वो सेमी सॉलिड फॉर्म क्या होगा, फिर वो हमारा इसोफेगस में जाएगा। तो जैसे आप खाते हो ना, तो जैसे किसी चीज़ को निगलोगे ना, तो यहाँ पे एक आवाज़ आती है, वो ज़्यादा नहीं, आपको खुद फील होगा कि जैसे पानी भी पीते थे किसी चीज़ को ना, ऐसा लगेगा कि नीचे से ना अंदर जा रहा है, यहाँ से ऊपर ऐसे निगलने की जैसी आवाज़ आती है, तो वो उसी को बोलते हैं डिग्लूटिशन। तो यहाँ से आपने निगला, फिर वो गया स्टमक में, ठीक है। अब यहाँ तक स्टमक में अब आगे प्रोसेस होगी, तो यहाँ तक डिग्लूटिशन तक हो गया। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए हो गया, चलो ठीक है। तो ये 4th तक समझ आ गया आपको कि डिग्लूटिशन, 3rd तक समझ आ गया कि डिग्लूटिशन क्या होता है। हाँ, अब डिग्लूटिशन हो गया, निगल गया, उसके बाद क्या गया, उसके बाद ये वाला मिटा रही हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमारा भोजन यहाँ तक आ गया, जो हमारा काइम ये बोलस था, बोलस यहाँ तक आ गया। अब इस बोलस यहाँ पे आने के बाद इसका नेम चेंज हो जाता है। देखो बोलस जब यहाँ, इसको बोलते हैं 4th नंबर है चर्निंग ऑफ फूड। फूड का चर्निंग मतलब फूड को चबाना, मिक्स करना, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि पहले लिख लो, फिर मैं समझा देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले लिखोगे, उसी में समझ आ जाएगा। देखिए क्या लिखा है, मिक्सिंग ऑफ बोलस, जो बोलस आया ना, इनटू विथ मिक्सिंग ऑफ बोलस इन with digestive enzymes, acid which break it means बोलस के लिए बोल रहा है, into smaller digestible फॉर्म। देखिए क्या लिखा हुआ है, बोल रहा है कि देखो अभी तक जो हमने ऊपर बोलस पढ़ा, बोलस हमारा डाइजेस्टिबल फॉर्म नहीं है ना, अभी तो वो बड़ा ही है। जैसे कि वो सिर्फ हमने क्या किया, थोड़ा सा चबाया, चबाने के बाद क्या किया कि हमारा सलेवरी ग्लैंड के सलेवा से मिल गया, और फिर नॉर्मल एज इट इज़ हमारे ये डिग्लूटेशन होके हमारे ये पेट में आ गया। लेकिन यहाँ पे आने के बाद इतना बड़ा फॉर्म तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो बहुत छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल एब्जॉर्ब होते हैं। तो वो अपने जो जिसका जितना एब्जॉर्ब होने की जितना कैपेबिलिटी होगी ना, जितनी साइज़ की, उतने साइज़ तक उसको कन्वर्ट करेगा। तो वो कौन कन्वर्ट करेगा, स्टमक में आएगा, स्टमक का जो HCl है, फिर उसके बाद जो स्टमक की डाइजेस्टिव जूस है, उसमें जो एंजाइम्स प्रेजेंट होती है, वो सारा इस पर वर्क करेगा, इस बोलस पे, और इस बोलस को तोड़ देगा, पूरा का पूरा तोड़ देगा। बोलेगा चलो भाई हम तुम्हें इतने बड़े नहीं रख सकते, तो उसको तोड़ देगा, पूरा फॉर्म एकदम छोटा छोटा टुकड़ा, पीस 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 चूर चूर कर देगा पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा, इसको हम बोलते हैं, ये वाला जो फॉर्म है ना हमारा, ये आया, बट उसको वैसा ही नहीं रहने देगा, वो इस वाले फॉर्म को एकदम छोटा छोटा ऐसे कर देगा, इस वाले फॉर्म में कर देगा। तो इसको हम बोलते हैं काइम, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आया, तो इसको हम बोलते हैं काइम। रेड से ही लिखे, सब रेड से लिखे हैं। तो ये वाला जो फॉर्म है ना, बोलस है, काइम है, ये सब आप याद रखना, बिकॉज पता है आपको ये फॉर्म पूछ देगा कि कौन सा चीज़ खाने का कौन सा फॉर्म है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। काइम, ये बोलस हुआ, काइम हुआ, फिर आप नीचे पढ़ोगे तो काइल है। तो ये तीनों फॉर्म है ना, पूछ देता है कि बोलस, चलिए बोलस कहाँ पे बना हमारा, बोलस हमारा बना सैलिवरी ग्लैंड में, मतलब बकल कैविटी में। और उसका काइम कहाँ बना, तो काइम हमारा बना स्टमक में। तो फिर वैसे बोलेगा काइल कहाँ बना, तो फिर आगे मैं बताऊंगी काइल कहाँ बनता है। तो ये तीनों टर्म याद रखिएगा, ठीक है। तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं, जो ये फॉर्म बना ना स्मॉलेस्ट फॉर्म में, तो इस फॉर्म को बोलते हैं, दिस फॉर्म इज कॉल्ड काइम। दिस फॉर्म ऑफ पार्टिकल, फूड पार्टिकल है ना,
फूड पार्टिकल इज कॉल्ड काइम। ठीक है, चलिए समझ आ गई। अब हमारा क्या हुआ, यहाँ पे काइम वजह से बन गया, जो एब्जॉर्ब होना गया एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर बाकी सब आगे जाएगी ये, क्योंकि यहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन होती है, तो यहाँ पे जो इसका जो एब्जॉर्ब होने की कैपेबिलिटी अब कर लेगी, बाकी को वो आगे बढ़ा देगा। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा फोर्थ। यहाँ पे भी कुछ एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, इसका अपना एक अलग है। फिफ्थ है एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जनरली अल्कोहल, जो अल्कोहल पीते हैं ना, ये अल्कोहल पीने का मतलब ही नहीं है, जो हम जो ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स का मतलब ये नहीं, मैं ड्रग्स का बात नहीं कर रही हूँ। ड्रग्स मतलब दवा जो होता है ना, दवा जो हम लेते हैं उस दवा को ड्रग्स बोला जाता है। ठीक है, तो वो जो दवा लेते हैं तो दवा का डाइजेशन है ना हमारे ये स्टमक में ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए, वो मैं लिखवाऊंगी जब हम एब्जॉर्प्शन लिखाएंगे ना और डाइजेशन, तो उसमें लिखवाऊंगी कि सलाइवा में भी क्या होता है, तो इसको भी सीधे रहने दीजिए, इसको उतना लिखना जरूरी नहीं है। सीधे लिखिए एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे लिखिए सीधे फ्यू एब्जॉर्प्शन ऑकर इन स्टमक, जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म है ये इसमें हो जाएगा। फिर उसके बाद ये क्या जाएगा, वो आगे बढ़ जाएगा, फिर ये वाला जो काइल है ये आगे बढ़ जाएगा। ये हमारा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इसमें आ गया ये काइम फॉर्म इसमें आ गया। अब यहाँ पे क्या होगी, ये फिर ये काइल में कन्वर्ट होगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे नहीं आएगा, नोट करो ये। चलिए हो गया, लिखो, ऊपर वाला रब कर रही हूँ मैं, देखिए अब बोल रहा है एब्जॉर्प्शन हो गया। हाँ, इसी में है, जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ये वाला फॉर्म है, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं हम काइल, बोलस काइम काइल। ठीक है, इसको हम काइल बोलते हैं। काइल क्या होता है ये भी लिख लीजिए, ये लिख लिया नीचे एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब ये काइल करके लिखिए, एक टॉपिक ऐसे ही लिखिए काइल। काइल क्या होता है, ये होता है मिल्की वाइट फ्लूइड। ठीक है, ड्रेन आउट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन से while the absorption through lymphatic system। देखो क्या लिखा रहा है कि एक वाइल, ये क्या होता है ना कि देखो एक ये मिल्की वाइट मतलब दूध के जैसा होता है, दूध कलर का फ्लूइड होगा। ये काइल है जो अब तो पूरी तरह से बन गई, ख़त्म हो गया ना, अब ये फ्लूइड में जैसे जैसे डाइजेस्ट होता जाएगा, पानी का क्वांटिटी ज़्यादा है और ये मिक्स होता जाएगा, तो ये फ्लूइड बन गया। फ्लूइड हो गया तो ये फ्लूइड क्या हो गया ना, ये ड्रेन बन जाता है आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में से बाहर से निकलता है। ये काइल कैसे बनता है, ये मिक्स हो जाता है, एक वाइट मिल्की मतलब क्या आता है, दूध के जैसा एक फ्लूइड रिलीज होता है ये इसमें से स्मॉल इंटेस्टाइन से। कब, जब इसको लिम्फेटिक, अब इसमें बोल रहा है कि लिम्फेटिक सिस्टम में जब डाइजेस्ट करेंगे ना किसी भी चीज़ को, तो उसको डाइजेस्ट करने से पहले उसको पूरा लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, देखिए जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, वैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड कैरी करके ले जाता है और लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फ कैरी करके ले जाता है। तो ब्लड कैसी होती है, पूरा का पूरा लिक्विड फॉर्म। तो लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ कैरी करना है तो लिम्फ उसको भी क्या होना चाहिए, जिस चीज़ को सब चीज़ को एकदम लिक्विड फॉर्म में करना होगा, तो इसीलिए फ्लूइड फॉर्म है। ये फ्लूइड फॉर्म है कि आप फ्लूइड का लिम्फ हमारा कलरलेस होता है और वाइट कलर का होता है, तो ये मिल्की वाइट कलर का होता है। जो लिम्फ को अगर कैरी करना है तो उसको तो फ्लूइड बनाना है, तो इसीलिए फ्लूइड फॉर्म में खाना को
पूरा का पूरा बॉडी में लेके जाएगा ये फूड खाने को, तो पूरा बॉडी में लेके जाएगा ना, तो इसीलिए इसको काइल बना देता है कि फ्लूइड के जैसे कि आराम से लिम्फ अपना इसको जहाँ ले जाना है वहाँ एब्जॉर्ब ले जाएगा। और ले जाने के बाद यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से हमारा पूरा टोटल एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा कि कौन सा पोर्शन क्या एब्जॉर्ब करता है, कि कौन सा क्या कहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, उसके अकॉर्डिंग ये जगह पे लेके जाएगा उसको, फिक्स जगह पे, और वहाँ पे उसकी एब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, फिर एब्जॉर्प्शन होगी। अब लिखो, ठीक है, तो हम कहाँ पे, कौन सा नंबर था, 5 नंबर ना, 5 हमारा एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। हाँ चलो, उससे पहले यहाँ तक हो गया, ये डाइजेशन हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा क्या आया, 5 नंबर पहले तो डाइजेशन ऑफ फूड, ये तो ब्रेक डाउन वगैरह टूट टाट गई। अब टूट होने के बाद क्या हुआ, डाइजेशन हो जाएगी, जो फूड बन गई छोटी छोटी उसकी डाइजेशन हो जाएगी। अब डाइजेशन ऑफ फूड, फिर डाइजेशन होने के बाद क्या हो जाएगा हमारा, एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। और एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, क्योंकि एब्जॉर्ब किए क्यों, उसका कोई फंक्शन, उसका हमें एनर्जी चाहिए ना, मेन एनर्जी है, ये एनर्जी चाहिए, एब्जॉर्ब कर लिए एनर्जी, खाना लिए उसको एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिए, अब एनर्जी को कहीं खपत करेंगे ना, तो वो एसिमिलेशन हुआ। और फिर उसके बाद बचा हुआ पार्ट का क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट, उसको डिफिकेशन बोलते हैं। डिफिकेशन मतलब एक्सक्रीट आउट। ठीक है, चलो ये यू है, समझ गया। एक्सक्रीट आउट कहाँ से हो जाएगा, तो इसी वाली पोर्शन है कि यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे आपका काइल बन गया, काइल वाला जो लिम्फेटिक सिस्टम लेके जाएगी और यही आगे गया, तो ये वाली पोर्शन से सारे हमारे एब्जॉर्प्शन हो जाएंगे। यहाँ पे ये सेल है ना, ये वाला बचा हुआ पोर्शन क्या है, सेल है, बाहर निकल रहा है तो सेल से एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अब बचा हुआ पोर्शन जो खाने का है, जो रफेज है, रफेज आएगी यहाँ से हमारा बाहर निकल जाएगा एज ए फीकस, जो होता है ना पॉटी, एज ए फीकस के फॉर्म में ये रेक्टस से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, चलो, सो ये हमारा पूरा का पूरा डाइजेशन का प्रोसेस है कि ये ऐसे होता है। ये हमारा डाइजेशन हो गया। अब इसको देखना है कि डाइजेशन है प्रोटीन का कहाँ होता है, कार्बोहाइड्रेट का कहाँ पे होता है, फैट का कहाँ पे होता है, कैसे कैसे होता है, कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड है, किस एंजाइम के प्रेजेंस से होता है, तो वो सब हम अब नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है, चलो, इससे रिलेटेड जो अभी पढ़े ना उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया, कुछ भी इसमें देख लेना एक बार अच्छे से पढ़ के। मैं इस वाले को फिर कल अगर मैं नेक्स्ट लेक्चर में ना फिर से दोबारा से रिवाइज करवा दूंगी, बट देख लो इसमें है नहीं कुछ भी, जो था मैंने पूरा अच्छे से समझा दिया कि आपको स्टार्टिंग से मैंने हमारा स्टार्टिंग पार्ट की खाना को लेने से लेके खाना को एक्सक्रीट आउट करने तक का जो प्रोसेस होता है वो हमने प्रोसेस लिखा। अब इस प्रोसेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये वाला जो एक डाइजेशन ऑफ फूड है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है, एसिमिलेशन है, उससे पहले तो हमने पढ़ लिया ना कि उससे पहले हमारा क्या क्या पोर्शन था, कि सबसे पहले इंजेशन, जब हमने खाया तो मैंने बता दिया कि खाए, उसके बाद जो उसका बोलस फॉर्म था मिक्स हुई, मिक्स होने के बाद क्या हुई कि वो मतलब आगे बढ़ी, फिर उसके बाद हमारा क्या है, मेस्टिकेशन हुआ, मतलब माउथ में हमारा मेस्टिकेशन हुआ, मेस्टिकेशन से ही बोलस फॉर्म होता है। मेस्टिकेशन का मतलब मिलाना, उसके तोड़ ताड़ के उसको मिलाना, फिर उसके बाद डिग्लूटिशन हुए, मतलब निगलना, जब खाने को निगले तो वो थर्ड फोर्थ पोर्शन थी डिग्लूटिशन। डिग्लूटिशन के बाद हमने क्या पढ़ा था, चर्निंग ऑफ फूड पार्टिकल का जो चर्निंग करते हैं वो कहाँ होता है, डाइजेशन में, ये स्टमक में। फिर उसके बाद वो पढ़ा, उसके बाद हमारा है एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन ऑफ फूड, और उसके बाद जब छोटे छोटे पार्टिकल्स बन गई तो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगी, तो डाइजेशन हो गया, फिर एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे ये सबको डिटेल में पढ़ेंगे, ये जो एक्स्ट्रा ये आपको यहाँ पे मैंने लिखवाया ना, ये सबको हमें डिटेल में स्टडी करना है, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, चलो देख लो, आप नोट कर लो, उसके बाद कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, ठीक है, चलो, क्वेश्चन लिखिए, रब कर दे रही है उसको भी। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, सकस इंटेरिकस
इज रेफर टू एज नंबर 1 में ए है काइम, बी है पैनक्रिएटिक जूस, सी है इंटेस्टाइनल जूस, डी है गैस्ट्रिक जूस। चल ठीक है। देखो बोल रहा है कि सर्कस इंटेरिकस नाम की जो है ये जो किसको बोला जाता है, तो मैंने सर्कस इंटेरिकस किसका नाम बताया था, इंटेस्टाइनल जूस का। ठीक है, तो ये तो सीधे है, याद करने की चीज़ है। चल क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, इफ़ द पीएच ऑफ द डिओडेनम if the pH of duodenum decrease below 5, ठीक है, then the secretion of नंबर 1 में है सिक्रिटीन डैश स्टॉप, यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसका सिक्रेशन बंद हो जाएगा। बी में लिखा हुआ है इंटेरोगेस्टेरॉन, सी में लिखा हुआ है गैस्ट्रीन, डी में लिखा हुआ है इंटेरोकाइनेज। देखो बोल रहा है कि हमारे पास ये एक हमारा डिओडेनम है, डिओडेनम का जो बोल रहा है कि अगर ये पीएच डिओडेनम का डिक्रीज़ कर जाएगी 5 से, डिक्रीज़ का मतलब क्या हुआ, कम हो गई। हाँ, कम हो गई 5 से, 5 से कम होने का मतलब क्या हुआ, 4 3 2 1 ये हो गई ना। तो 4 3 2 1 मतलब क्या हुआ, पीएच इन डिक्रीज़ का मतलब एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज़ कर गई, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज़ कर गई। तब पूछ रहा है देन द सिक्रीशन ऑफ, तो किसका सिक्रीशन अफेक्टेड होगा, तो इसमें से किसका सिक्रीशन बोल रहा है अफेक्टेड होगा। देखो तो हमें क्या लेना है, सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि किसका पीएच है जो पीएच 7 से 5 से ज़्यादा होता है। ठीक है, 5 से ज़्यादा जिसका होगा वही अफेक्टेड होगा ना। देखो ये वाला सिक्रिटीन है, किस पे अफेक्ट करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पे, तो ये तो पीएच मतलब एसिडिक पीएच है तो उस पर भी हो जाएगा। और डिक्रीज़ कर रहा है का मतलब क्या हुआ, कम पीएच, पीएच कम मीन्स एसिडिक कैरेक्टर, यहाँ पे लिखो पीएच कम मीन्स एसिडिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज। ठीक है, पीएच कम हुई तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज कर गई हमारी। तो यहाँ पे क्या है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड की पीएच कितनी होती है, गैस्ट्रिक मतलब स्टमक, सीधे लिखिए यहाँ पे स्टमक की पीएच कितनी होती है हमारी, स्टमक में हमारी पीएच तो 1.6 से 1.5 होती है ना, 1.2 दिया हुआ एनसीईआरटी, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, ये है हमारी पीएच है। तो डिक्रीज़ कर रही है तो ये तो बेनिफिशियल है, तो ये ठीक ही होगा। गैस्ट्रिन ये भी स्टमक पे अफेक्ट करता है, ये भी ठीक होगा। इंटेरोगैस्टेरॉन ये भी स्टमक पे इफेक्ट करता है तो ये भी ठीक होगा। इंटेरोकाइनेज किसका है, ये इंटेस्टाइनल मतलब ग्लैंड है, ये इंटेस्टाइन पे अफेक्ट करता है ना इंटेरोकाइनेज। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच कितना होता है, ये हमारी आंसर होगी। स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच है जो कितना पे फंक्शन करता है, 7.8। ये पीएच होने का मतलब है कि इतना पीएच तक रहेगा तब तक ही वो उसके ग्लैंड्स हैं जो सिक्रीट करेंगे उसका जूस। उसके बाद अगर आप पीएच बढ़ा दो घटा दो तो उस पर वो फ्लक्चुएट कर जाएगा, मतलब प्रॉब्लम होने लगेगी। ठीक है, चलो ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, नोट कर लिया, चलो फिर ठीक है। सो आज रहने देते हैं इतना ही,
अब हम कल नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना डाइजेशन, इसका डाइजेशन का, प्रोटीन का डाइजेशन और ये सब का डाइजेशन स्टार्ट करेंगे, प्रोटीन का, फैट का, लिपिड का, फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन। ठीक है, चलो पिछले वाला लेक्चर जाके देख लेना, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना हो तो कर ही दोगे आप, और लाइक कर देना सारे के सारे वीडियोज़ को। चलो थैंक यू। जैसे मैं आपको ये थैंक यू बोल रही हूँ ना, वैसे आप मुझे लाइक कर दोगे मेरे वीडियो को, शेयर कर दोगे, तो मुझे वो थैंक यू रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ओके बाय।